हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब दोस्तों? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि गैलेक्सिया क्या है, गैलेक्सी किस तरह से मूव करती है, और हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है उसको पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या क्या बोलते हैं, तो उसको आकाशगंगा बोलते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में किसी का क्वेश्चन आया कि सर आपने कल बोला था कि आकाशगंगा गैलेक्सी जो है, जिस आकाशगंगा गैलेक्सी है, और गैलेक्सी में मैंने बोला था कि एक पट्टी है जो रात में सफ़ेद दिखती है, सफ़ेद सफ़ेद। अगर आप आसमान में देखते हैं चांदनी रात में तो आपको एक सफ़ेद सी पट्टी नज़र आती है, वो हमारे आकाश वही वो गैलेक्सी जो है वो आकाशगंगा का ही एक भाग है। तो उन्होंने पूछा सर पट्टी कैसे, मतलब मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो अगर हम इस वीडियो के लास्ट में एक फिगर बनाएंगे गैलेक्सी का एक्चुअल फिगर। वैसे कल हम लोगों ने जनरली ऐसे गोला गोला पॉइंट दे गोला गोला बना दिया था, लेकिन हम लास्ट में अगर आपको समझाने के लिए पट्टी कैसे होती है ये हम लास्ट में एक फिगर बनाएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन राइज होता है, आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है कि ये बातें हमको समझ में नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, हम उसका अगले वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन किसी ने पूछा तो बताना पड़ेगा उसको। तो मैं बता दूंगा कि कैसे एक पट्टी है वो जो रात में दिखता है, वो हमारा जो गैलेक्सी आकाशगंगा उसी का एक पट्टी है। पट्टी, उनको पट्टी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आखिर पट्टी से क्या तात्पर्य है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सौर मंडल। जैसे कि हम उस कल वीडियो में परसों वीडियो में पहले ब्रह्मांड पढ़ा, ब्रह्मांड के बाद से हम लोगों ने गैलेक्सिया पढ़ा, यानी कि पहले तो ब्रह्मांड फिर गैलेक्सी। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल, और सौर मंडल से हम लोग चलेंगे पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी से चले हम लोग वर्ल्ड मैप पे। और वर्ल्ड मैप मुझे लगता है कि एक दो क्लास में वर्ल्ड मैप पे हम लोग मैपिंग करने लगेंगे, तो मैपिंग करने लगेंगे। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि हम इसी के साथ पैरेलल में क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पे स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेबस भी टाइम से हम लोग करते चलेंगे। तो अगर आप मेरे साथ रेगुलर हैं, मेरे साथ रेगुलर बने हुए हैं, तो आप एक और आपको कॉपी खरीदना होगा, और आप वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी विस्तार से नोट्स बनाना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार हम लोग अगर पूरे सिलेबस को पढ़ ले रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उसके बाद से आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठाइए और बनाइए, एकदम 100% श्योर कि वो क्वेश्चन आप लिख पाएंगे, बना पाएंगे, उसको टिक आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम की बात करें। तो आइए हम लोग आज सौर मंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सौर मंडल में जैसे कि हम बता रहे हैं कि सौर मंडल जो है, मैंने एक फिगर बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। ये फिगर जो है 3D फिगर है, ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी इससे इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, फिर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि सौर मंडल का सदस्य जो है, सौर मंडल के अगर हम सदस्यों की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सौर मंडल में कभी कभी सीधे यही क्वेश्चन पूछ देता है कि सौर मंडल निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देता है, आपको एक टिक आउट करना होता है कौन सा सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सौर मंडल में सबसे पहले तो एक सूर्य है, सूर्य जो सौर मंडल का मुखिया है, ठीक है। उसके बाद से 8 जो है ग्रह है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। 8 ग्रह है, कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन सबको हम एक एक करके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन 8 ग्रह है। इसके साथ ही कुछ लगभग 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास क्षुद्र ग्रह है। क्या है दोस्तों, 40,000 के आसपास क्षुद्र ग्रह है। और आप जानते भी एक उपग्रह है हमारे सौर मंडल में, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इस तरह से जो अलग अलग ग्रह है उनके अलग अलग उपग्रह भी है, उसको हम डिटेल में लिखवा देंगे दोस्तों, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है अभी हम लिखवा देंगे क्लास के अंत में, ठीक है। आगे क्या है, उल्का पिंड है, उल्का पिंड के साथ साथ धूमकेतु है इसमें, और धूमकेतु के साथ साथ धूलकर है, गैस है। तो ये सब सदस्य हो गए, क्या क्या हो गए। मैं नीचे से डिलीट कुछ करना चाहूँगा अभी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक आप देख पा रहे होंगे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। सौर मंडल का जो सदस्य है, सबसे पहले क्या है, सूर्य। सौर मंडल का सदस्य सूर्य है, ठीक है दोस्तों, सूर्य है। सूर्य के बाद से क्या है, तो 8 ग्रह है, उपग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है,
धूमकेतु है, गैस है, कुछ गैस के साथ साथ गैस है, सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु हो गया, गैस हो गया, गैस के साथ उल्का पिंड है, उल्का पिंड। ठीक है दोस्तों, गैस, इस तरह से आप देख सकते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, गैस और उल्का पिंड, इस सब से मिलकर क्या बना है, हमारा सौर मंडल बना है। अब हम दोस्तों एक एक करके सबके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, सूर्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि सूर्य एक तारा है। दोस्तों यहाँ केवल सूर्य ही एक तारा है, इनमें एक भी तारा नहीं है, एक ग्रह है। और पिछले वीडियो मैंने ग्रह और तारे में अंतर किया था। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य एक ग्रह है। अब ग्रह कहने से मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके पास अपना क्या एनर्जी का स्रोत होगा, ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, और ये सब इसी के प्रकाश से इस पे दिन और रात की क्रियाएं होती रहती है। तो सबसे पहले सूर्य देखते हैं। अब सूर्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये आप जानते हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय संलयन में अपार मात्रा में हाइड्रोजन भरा हुआ है, और हाइड्रोजन मैंने बताया था तारों में हाइड्रोजन भरा होता है, सॉरी हीलियम, और नहीं हाइड्रोजन ही, और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके एक हीलियम बनाता है, और हीलियम के बाद से उसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है, और उसके साथ ही लाइट भी मुक्त होती है, लाइट भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे सूर्य जो है, ये सूर्य का अपना एनर्जी का स्रोत है, ये इससे यहाँ से एनर्जी निकलती है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य पे जो है, ये जो सूर्य का जो ऊपरी भाग है जो एकदम जल रहा है दोस्तों, ये जो इस आग की लहरें उठती है, ये कई किलोमीटर की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये जो लहरें उठती है, ये लहरें, ये इस लहर का टेम्परेचर जो है लगभग 6000, यानी कि सूर्य के किनारे वाले भाग जो है जिसको हम लोग देख पाते हैं, उसको एक कोरोना बोलते हैं। अब आजकल तो कोरोना का मतलब ही बदल गया दोस्तों, अब समझ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इसका सेंटर, सूर्य का सेंटर का टेम्परेचर, जो सूर्य है इसका सेंटर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना है दोस्तों, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य के सेंटर का टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, और सूर्य का जो ऊपरी भाग जिसे हम लोग देख पाते हैं वो क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब देखिए सूर्य की जो लहरें उठती है, सूर्य की जो ये लहरें उठती है, कभी कभी क्या होती है कि ये लहरें जो है, अब मैं एक बात और मैं चर्चा करते चलूँगा कि जैसे कि अभी मैंने बोला कि सूर्य का जो एनर्जी का स्रोत है क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो दोस्तों ये क्रियाएं जो है, ये 6000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस पे संपन्न हो रही है सब, यानी मिनिमम 6000 डिग्री। जो कोरोना का टेम्परेचर है किनारे वाले भाग का जिसको हम लोग देख पाते हैं, उसका 6000 डिग्री से। तो आप 2006 में एक परियोजना स्टार्ट किया गया था, एक मिशन स्टार्ट किया गया ITER नाम का। क्या, ITER नाम का, इसको याद रखिएगा कभी कभी किसी एग्जाम में, ITER। इसका अगर फुल फॉर्म लिखना चाहे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर। ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसका उद्देश्य दोस्तों ये है, ITER 2006 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि एक ऐसा रिएक्टर बनाना जो सूर्य का जो क्रियाएं होती है, जितना टेम्परेचर सह लेता है, उतना एक ऐसा रिएक्टर बना देना जिसमें सूर्य के नाभिकीय संलयन से जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है उसको बर्दाश्त कर सके। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं, एक मिनट वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
हो रहा है दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। प्रॉब्लम है ऐसे कि आप जानते हैं, अगर नहीं हो पाया तो फिर बोल के अब चले जाइएगा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, ITER के बारे में मैं बता रहा था। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाना। इसका उद्देश्य यही है कि सूर्य जो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको बर्दाश्त करने की शक्ति हो, ऐसा एक रिएक्टर का निर्माण कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य ये है। अब मैं इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देख रहे थे कैसे क्या कि इसका जो टेम्परेचर है सूर्य का, जो ये फोटोस्फीयर है, सॉरी मैंने इससे पहले इसको क्या बोल दिया था, कोरोना बोल दिया था। कोरोना तो उसको बोला जाता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण आप समय देखते हो कि सूर्य ग्रहण, जैसे कि सूर्य है तो सूर्य आप उस समय देखिएगा तो सूर्य के चारों तरफ एक पतला लाल लाल पट्टी दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय, तो उसको कोरोना बोलते हैं। ऐसे सूर्य के चारों तरफ लहरें उठती है जिसको हम लोग देख नहीं पाते। अगर आप उसमें दिन के दोपहरी में, चाहे सूर्य जब जैसे 9-10 बजे के आसपास अगर आप सूर्य को देखने की प्रयास करें तो आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उस पर आपकी आंखें निगाहें टिकेगी ही नहीं। तो उस तरह जो जिस सूर्य के जो देखने का प्रयास करते हैं, जो लहरें उठती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कभी कभी होता है कि ये फोटोस्फीयर जो है इतनी तेज़ी से उठती है और इसकी लहरें इतनी, आप अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप ठंडी वगैरह के दिन में देखते होंगे जब हम आग जलाते हैं, गांव में आग जलाया जाता है तो उसकी लहरें बहुत तेज़ी से निकलती है। ठीक है, शुरू में तो लहरें बहुत तेज़ी से निकलती है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लहरों में से एक छोटी सी टुकड़ा जो आग का लहरें निकलती है, उस लहरों में से सपोज कीजिए कि ये लहरें निकल रही है आग की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से एक छोटी सी टुकड़ा निकल के कभी कभी ये जो इसका मेन हिस्सा है इसको छोड़ के क्या ऊपर आ जाती है, ऐसे आ जाती है ऊपर, जिससे इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से सूर्य के साथ भी होता है, जो इसकी लहरें उठती है फोटोस्फीयर के रूप में। ये क्या होता है ना, कभी कभी ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करके, ठीक है, और पृथ्वी की ओर लहरें आ जाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मतलब अन्य ग्रहों पे इसकी लहरें चली जाती है। अगर ये लहरें जो है, और ये लहरें जब वहाँ से उठती है दोस्तों, तो वहाँ पे एक ब्लैक धब्बा बन जाता है। अगर सूर्य से लहरें उठ के वापस वहाँ से हट जाए, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसे गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाए, तो वहाँ पे एक ब्लैक धब्बा बन जाता है जिसको हम लोग सौर कलंक या सौर धब्बा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बनते बिगड़ते रहता है। ये इसका जो टाइम होता है 11 साल में, इसकी अवधि होती है 11 साल में, बनते बिगड़ते रहता है। आप इस सारे बातों को नोट डाउन करते चले, एक जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण एरिया को पार करके जो इसकी लहरें हैं वापस पृथ्वी की ओर चली जाती है, और पृथ्वी पे आके पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा है। तो ये लहरें जो उठ के आती है या तो नॉर्थ पोल पे आती है या फिर साउथ पोल पे आती है। अब साउथ पोल पे आएगी तो इसको क्या हम नाम देंगे, और नॉर्थ पोल पे आएगी उसके बाद क्या नाम देंगे, उसको चर्चा कर रहे हैं। पहले हम जान लें कि सौर कलंक जो है उसकी अवधि कितनी है, 11 वर्षों की। और 11 वर्षों में जैसे कि सपोज कीजिए कि अब बनती बिगड़ती का सेंस ये है कि आज यहाँ है तो हो सकता है कि अगला लहरें यहाँ से उठी और यहाँ से इसके ग्रेविटेशनल एरिया को पार करके पृथ्वी की ओर चली गई, चाहे अन्य ग्रहों की ओर चली गई, तो यहाँ सौर कलंक बन जाए। कल यहाँ भी बन सकता है, और 11 वर्षों के बाद यहाँ की ये वाला हट भी सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं बन सकता है सूर्य पे, और मिट भी जाता है। तो याद रखिएगा सौर कलंक की आयु कितनी होती है, लगभग 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो ये लाइट गिरती है, अभी मैंने बताया था इसमें से कुछ लाइटें फोटोस्फीयर से निकल के पृथ्वी की ओर आ जाती है, उसको हम लोग अरोरा लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग अरोरा लाइट बोलते हैं। याद रखिएगा, अरोरा लाइट। ठीक है, अरोरा लाइट बोलते हैं। अब ये लाइटें या तो पृथ्वी के साउथ पोल पे आती है या नॉर्थ पोल पे आती है। अगर ये लाइटें पृथ्वी के साउथ पोल पे आई, साउथ पोल को मैंने SP से डिनोट कर रहा हूँ और नॉर्थ पोल को NP से। ठीक है, अगर ये लाइट साउथ पोल पे आई तो इसको हम लोग अरोरा बोरियालिस बोलते हैं।
सॉरी नॉर्थ पोल पे आई तो अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। अगर ये लाइट नॉर्थ पोल पे आ रही है तो इसको हम लोग अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसको, अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। अगर ये लाइटें साउथ पोल पे आ रही है, कहाँ आ रही है, साउथ पोल पे, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। अगर ये लाइट जो अरोरा लाइट निकलती है सूर्य से और पृथ्वी की ओर आती है तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा है। तो अगर ये लाइटें साउथ पोल पे आ रही है तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, और नॉर्थ पोल पे आ रही है तो अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद रखिएगा, वे फैक्ट है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब सारी बात चीज़ें। अब देखिए, अब जो ग्रह देख, अब हम सूर्य के बारे में जितना अध्ययन करना था उतना कर लिया, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं एक एक करके ग्रहों की तरफ। ठीक है, तो ग्रहों में सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये ग्रह जो है सिस्टमेटिक तरीके से दिखाया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि ये 3D फिगर है। 3D फिगर यानी कहने के सेंस, ये जो सूर्य है ये ग्रह इसी तरीके से सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर काट रही है। ठीक है, ये ग्रह इसी तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। सूर्य हमारा किसका चक्कर काट रहा है, आकाशगंगा का जो केंद्र है, जो आकाशगंगा गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी का जो केंद्र है जिसको बल्ज बोला जाता है, तो उस बल्ज का सूर्य चक्कर काट रहा है, और सूर्य ये सारे ग्रह जो है उस सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। मेरी बातों को समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये अगर हमारा आकाशगंगा है, आकाशगंगा का केंद्र है, अगर मेरे हाथ को आकाशगंगा का केंद्र मान लें आप, तो ये जो सूर्य है हमारा इसका चक्कर काट रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका चक्कर काट रहा है, और अगर ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ ये 8 ग्रह है, इसकी चक्कर काट रही है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, इसका चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए, ये जो बुध है, और इस जो मैंने अभी बताया था कि सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, तो डिस्टेंस के आधार पर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस के आधार पर सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध है। फिर क्या है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यानी कि ये ग्रह ऐसे ही है जिस तरह से दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पर ये ग्रह इस प्रकार से है। ठीक है, आप इसका क्रम याद रखिएगा, क्योंकि वनडे एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है कि सूर्य से मंगल दूरी के आधार पर कितने नंबर का ग्रह है। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी वनडे एग्जाम का, तो इसको आप एकदम फैक्ट को याद ही रख लीजिएगा कि ये जो सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर ग्रहों का कर्म, इस तरह से आप लिखिएगा अपने कॉपी में, सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रहों का कर्म इस प्रकार से है। फिर आप लिखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब देखिए, अगर ये सूर्य है, अब सौरमंडल का सब सूर्य है, ये सौरमंडल में सूर्य के पास 8 ग्रह है, तो ये इनको साइज के आधार पे भी इनको हम लोग बांट रहे हैं। तो साइज के आधार पे अगर हम देखें तो साइज के आधार पे घटते क्रम में ले रहे हैं। अब देखिए, ये जो हमारा क्षुद्र ग्रह है, जो जिसकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है, कितनी है दोस्तों, 40,000 के आसपास है। तो अब देखिए, ये क्षुद्र ग्रह के आंतरिक जो 4 ग्रह हैं, जो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के भीतर जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये चारों ग्रहों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाहर जो 4 ग्रह है, कौन सा, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, इसको हम लोग बाह्य ग्रह बोल देते हैं। तो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी ग्रह है, और 4 या 2-3 ग्रहों का नाम दे देगा, आपको टेक आउट करना होगा। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इनको हम दूरी के आधार पर देख लिए। अब हम दूरी के आधार पर देख लिए। अब देखते हैं इसको आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे दोस्तों, इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है, कौन सा है, बृहस्पति है। मैंने इसको डिनोट लिखा हुआ पहले से, आप देख सकते हैं कौन सा है सबसे बड़ा,
अब बृहस्पति है, 2 नंबर पे शनि है, 3 नंबर पे वरुण है, 4 नंबर पे वरुण है, 5 नंबर पे हमारा आता है पृथ्वी। 5 नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? यद्यपि ये फ्री हैंड बनाया गया है दोस्तों, तो आप आकार में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन नंबरिंग यही है। 5 नंबर पे पृथ्वी है, 6 नंबर पे शुक्र है, 7 नंबर पे मंगल है और 8 नंबर पे क्या है? 8 नंबर पे बुध है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है वो सबसे छोटा ग्रह है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो अगर आपको इसको याद रखना होगा कि आकार के, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका जो कर्म है, जो बाह्य ग्रहों का कर्म है, वो चारों एकदम कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4, ठीक है, उसको याद रख लीजिएगा। फिर पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है, शुक्र 6, मंगल 7 और बुध 8वें नंबर का ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख लिए पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की ग्रह कौन कौन से हैं, दूरी के आधार पर कैसे हैं, उनका कर्म देख लिए, क्रम देख लिए, और इनके जो आकार का भी हम लोग क्रम देख लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके आगे। आप देखिए, इसको मैं मिटाना चाहूँगा। अभी मैं शुरू में बोला था कि मैं आकाश गंगा का एक बार और चित्र बनाऊंगा, तो उसको देखिए। ये जो हमारा सौर मंडल है, ये हमारा जो आकाश गंगा है, जो एक गैलेक्सी है, वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ऐसे चक्कर काटती है। ठीक है दोस्तों, हम बताएंगे अभी, ऐसे चक्कर वो भी काटती है। आप देख पा रहे हैं, ऐसे चक्कर काटती है, और ये भी ऐसे ही चक्कर काटती है। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ऐसे ही चक्कर काटती है, लेकिन इसमें से कुछ ग्रह हैं जो इसके अपोजिट साइड में चक्कर काटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। देखिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम बैक। तो हम थे कहाँ पे? सूर्य के चारों तरफ कौन सी दिशा में कौन से ग्रह चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ इतना कि इसमें से 6 ग्रह जो है 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटते हैं, और बाकी 6 ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटते हैं। तो आप ये बताइएगा कि कौन सा ग्रह किस दिशा में चक्कर काटते हैं। आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए होम टास्क रहेगा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, जो कौन सा ग्रह किस दिशा में चक्कर काट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं हम। देखिए दोस्तों, इसमें से पृथ्वी एक ग्रह है अभी तक। वैसे देखिए, हम ये सारी बात हम फर्स्ट वीडियो में ही बोला था मैंने कि साइंस जो है एक अनुमान है, ठीक है, और ये सारी बातें से हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। सूर्य के सेंटर का जो टेम्परेचर है, तो ये केवल अनुमान है, क्योंकि हम वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, जाके माप के आना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये केवल एक अनुमान है। तो उसी तरह से हम लोग ये अभी तक मान के चलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रह है, मात्र एक ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी, जहाँ पे जीवन संभव है, जिसको मैंने हरा से दिखाने का प्रयास किया है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो जहाँ पे जीवन संभव है, ऐसा मानते हैं। मैं भी कि हो सकता है, जब इसमें इतने सारे अनंत ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सिया है, अरबों खरबों ग्रह है, तो कहीं ना कहीं और भी ग्रह होंगे जहाँ पे जीवन संभव है। यद्यपि अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होगे तो आप स्टार वर्स मूवी देखे होइएगा, जिसका 6-7 पार्ट है। तो स्टार वर्स मूवी देखेगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें दिखाया गया है कि ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन संभव है। वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक दूसरे से उसमें मुझे लगता है कि 4-5-6 साल बाद की बातों को दिखा दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से आज सपोज कीजिए कि हमारे अपना पार्लियामेंट, यूएनओ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम दे सकते हैं पॉलिटी से, तो यूएनओ जैसे कि सारे देशों का 193 देशों का वो क्या है, एक तरह से पार्लियामेंट, संसद है। वहाँ पे सारे देशों के लोग जाते हैं और चर्चा होती है। उसी तरह से स्टार वार्स मूवी में दिखाया गया है कि सारे ग्रहों से लोग आके एक पार्लियामेंट बनाते हैं, संसद बनाते हैं, और वहाँ पे पूरे ब्रह्मांड की रक्षा है। तो जैसे यूएनओ चर्चा करता है पर्यावरण की रक्षा है, तो इत्यादि सारे बातों को, आतंकवाद से लड़ना है, तो उसी तरह से स्टार वार्स मूवी में दिखाया गया कि सारे ग्रहों से। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो मेरे कहने का सेंस ये था कि ऐसा हो सकता है कि और भी ग्रह हैं जहाँ पे जीवन संभव है, लेकिन अभी तक एक पृथ्वी ही मिला है ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। ठीक है दोस्तों,
और इसका कारण भी है कि पृथ्वी पे वायुमंडल, इसका कारण है कि यहाँ पे जीवन संभव है। अगर पृथ्वी पे वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पे शायद जीवन संभव नहीं होता। अब वायुमंडल कैसे जीवन की रक्षा करता है? तो यहाँ से जो उष्मा सूर्य से पृथ्वी अवशोषित करती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, तो पृथ्वी पे जो वहाँ से जो लाइटें आती है जो उष्मा अवशोषित करती है, इससे बहुत सारे इसमें ग्रह है जिसका टेम्परेचर दिन में 400-500 डिग्री सेल्सियस जाता है और रात में उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग को सर्वाइव करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो केवल अभी पृथ्वी पे वायुमंडल के कारण केवल पृथ्वी पे ही संभव है। तो पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, यहाँ से जो उष्मा आती है दिन में वो पृथ्वी पे आती है, लेकिन शाम के समय जब पृथ्वी पे अंधेरा आता है तो उसको वापस नहीं जाने देता है, ये ठंडा नहीं होने देता है, वो उसको रोक के रख लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ही हम लोग को एक निश्चित टेम्परेचर मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि बुध ऐसे दोस्तों इस ग्रहों के बारे में कोई खास इसका जो कैरेक्टर है, गुण है, उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। तो ये जो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी का ग्रह लगभग दोनों का आकार जो है सेम है। ठीक है दोस्तों, दोनों का आकार सेम है, इसलिए इन दोनों को बहनें भी बोला जाता है। तो आप इस बात को थोड़ा सा याद रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कभी कभी कोई होता है ना कि आपका दोस्त आपको परेशान करना चाहता है तो वो पूछ लेता है कि पृथ्वी का बहन जो है किस ग्रह को बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये दोनों ग्रह जो है, ये दोनों ग्रह है, ये क्या है, समान होने के कारण शुक्र और पृथ्वी के ग्रह जो है समान होने के कारण क्या है, इसकी बहनें बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग थोड़ी सी एक दो बातों का चर्चा करना भूल गए पहले, जैसे कि किस सूर्य से पृथ्वी का औसत, हाँ अब पृथ्वी पे आ रहे हैं हम लोग, तो ये शुक्र हो गया, बुध हो गया। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का जो औसत सूर्य से दूरी है, एक मिनट दोस्तों वीडियो देखना होगा। चल रहा है दोस्तों, वीडियो ठीक ठाक रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम लोग कहाँ पे थे, सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी। ये आप कमेंट करके बताइए कि सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी कितना है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है। अब औसत दूरी कहने का क्या मतलब है, ये जब हम लोग पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, दिन और रात पढ़ेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति जो है जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उस समय हम बताएंगे कि पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्या कारण है कि औसत दूरी बोल रहा हूँ, और औसत दूरी का मतलब क्या है। आप फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपका 2 क्वेश्चन हुआ, एक तो कौन सा ग्रह किस पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, सूर्य के चक्कर काटता है, ये बताना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये हुआ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, औसत दूरी कितनी है, ये बताना। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। अब हम देखते हैं क्या ये जो मंगल ग्रह है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अभी मंगल ग्रह पे मनुष्य तो नहीं जा पाया है, लेकिन रोबोट भेजा जा चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में मिशन मंगल में ऐसा किया था। बृहस्पति ग्रह है, इस पर अभी जाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन ये जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों तरफ धूल का वलय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 7 वलय धूल का पाया जाता है। इसे बनाना इस पर संभव नहीं है। धूल का वलय यहाँ भी पाया जाता है, अरुण पे भी पाया जाता है, लेकिन इसमें कम पाया जाता है। धूल का जो वलय होता है यहाँ पे 7 वलय पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। शनि और अरुण 2 ग्रह है जहाँ पे धूल का वलय पाया जाता है। इससे ज़्यादा सौरमंडल में अब कुछ जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1-2 अब फैक्ट है जिसको हम आप बोल के लिखा दे रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हैं। एक देखिए, बुध और शुक्र 2 चीज़ें हैं। बुध और शुक्र, इन दोनों के पास कोई वायुमंडल नहीं है, क्या सॉरी उपग्रह नहीं है। क्या दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं किस बात पे, जैसे कि मैं बताया था पृथ्वी के सदस्यों सौरमंडल के सदस्यों के बारे में। तो सौरमंडल के सारे सदस्यों को लगभग हम लोग चर्चा कर लिया है। अब हम देखते हैं कि सौर उपग्रह, तो किसके पास से कौन सा उपग्रह है। तो ऐसे कोई ऐसा ग्रह है जहाँ पे बहुत सारे उपग्रह है, लेकिन उनको जानना जरूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण है
उसी चीज़ को हम लोग लिखते हुए चलेंगे, बाकी हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देख रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए क्या कि कौन सा उपग्रह जो है, सॉरी कौन सा ग्रह के पास, उपग्रह तो आप समझ रहे हो, उपग्रह का मतलब ये हुआ जैसे कि ये गैलेक्सी, सॉरी ये सौर मंडल हो गया, सौर मंडल, सूर्य उसका मुखिया हो गया। सूर्य इन 8 ग्रहों को लेकर, 8 ग्रहों को लेकर किसका चक्कर काट रहा है? सूर्य 8 ग्रहों को लेकर गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है। गैलेक्सी का जो केंद्र है आकाशगंगा का, वल्ज, उसका चक्कर काट रहा है, और ये 8 ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। और यानी कि गैलेक्सी का चक्कर काटने वाला सौर मंडल, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले ग्रह, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटने वाले, सब कुछ कीजिए कि अगर हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी अगर हम बता दें तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने वाले क्या बन जाते हैं? ग्रहों के चक्कर काटने वाले उपग्रह बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उपग्रह बन जाते हैं। अब देखते हैं कि किसके पास कौन सा उपग्रह है। तो इसमें 2 ग्रह, जैसा मैंने आपको बताया, 2 ग्रह जो है ये और ये, इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, आप इस बात को राइट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि किसके पास कौन सा उपग्रह है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी लिखिए, 2 तो है नहीं। पृथ्वी के पास जो एक उपग्रह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को रात में रोशनी मिलती है, आप नाम आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो चंद्रमा। पृथ्वी के पास जो उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, मंगल के पास फोबोस नामक उपग्रह है, फोबोस और डेमोस। ये जो मंगल है इसके पास 2 उपग्रह, 2 महत्वपूर्ण उपग्रह है, फोबोस और डेमोस। डेमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। डेमोस जो है वो पूरे उपग्रहों में, जैसे सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं उन उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डेमोस। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मंगल के पास है। ठीक है, अगला है बृहस्पति। बृहस्पति के पास गैंडीमेड नामक उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या नाम है? गैंडीमेड। किसके पास है? बृहस्पति एक बार है। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह, अगर इन 8 ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह किसी के पास है तो किसके पास है? शनि के पास है। अब इन सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, उनमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है, इन ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है, उसको टीटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? टीटॉन बोला जाता है। शनि के पास, जैसे मैंने बताया था कि धूल का वलय है जो चारों ओर उसके चक्कर काट रहे हैं, धूल का वलय भी चारों ओर चक्कर काट रहे हैं दोस्तों शनि के। ठीक है दोस्तों, आगे है और अरूण। ठीक है, अरूण है। अरूण के पास भी 5 वलय है। ठीक है, 5 वलय हैं धूल का। उसके पास 2 उपग्रह ट्राइटन और नेरिड नाम का है। कौन सा दोस्तों? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इन दोनों उपग्रहों को, ट्राइटन और नेरिड। ध्यान रखिएगा, ट्राइटन और नेरिड। इन उपग्रहों को मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ। पृथ्वी के पास चंद्रमा है, मंगल के पास फोबोस और डेमोस है। ठीक है, बृहस्पति के बाद गैनीमेड है। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टीटॉन है। अरूण के पास ट्राइटन और नेरिड है। ठीक है दोस्तों, 5 वाला है। एक बात और मैंने बताना आपको भूल गया, बुध के पास कोई वायुमंडल भी नहीं है। इसके पास कोई वायुमंडल भी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मैं अब इस बात को डिलीट कर रहा हूँ। ये जो लिखा गया है, मैंने क्लास शुरू होने से पहले बोला था कि किसी ने पूछा है कि वो पट्टी के बारे में बता, वो समझ में नहीं आ रहा है सर कि पट्टी कैसे आप बोल रहे हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ, पिछले वीडियो में तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से, जैसे अगर मैं इसको मिटा दूँ तो मैंने आकाशगंगा का चित्र किस तरह से बना दिया था, मैं आपको बताते रहा हूँ। गैलेक्सियों का, गैलेक्सी एक सेंटर मैंने बनाया था और सेंटर के चारों तरफ इस तरह से चक्कर काटता हुआ मैं बना दिया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका एक्चुअल फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से गैलेक्सी वास्तविक फिगर क्या होता है और बल जिसमें कहाँ स्थित होता है। तो इसके लिए मैं वीडियो को पॉज करना चाहूँगा, क्योंकि इसको डिलीट करने में, फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, फिर मिलता हूँ फिगर बनाने के बाद। ठीक है दोस्तों,
हाँ तो दोस्तों, मैं फिगर को बनाने का प्रयास किया, जैसे पिछले भी अभी मैंने बोला था आपसे कि फिगर डिलीट करके फिगर बना के फिर आता हूँ, तो वीडियो को मैंने पॉज करके रखा हुआ था। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये एक गैलेक्सी हो गया जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, जिसमें सूर्य स्थित है और जिसमें पृथ्वी स्थित है। ये एक्चुअल गैलेक्सी का फिगर है दोस्तों, यही गैलेक्सी है और इसकी 3 भुजाएं हैं। इस गैलेक्सी की ये हमारा बल्ज हो गया, जैसे कि अब बल्ज, ठीक है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि बल्ज क्या होता है, तो मैंने उस फिगर को, मैं यहाँ से थोड़ा सा फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ, उस फिगर को मैंने इस तरह से बना दिया था कि ये बल्ज हो गया, सेंटर हो गया और इसके चारों ओर लाखों अरबों ग्रह क्या चक्कर काट रहे हैं, इस तरह से मैंने बना दिया था। लेकिन यही फिगर को आप यही फिगर, एक्चुअल फिगर ये है जिसमें आपको 3 पट्टियाँ दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी। ये मैंने इसी को पट्टी बोल रहा था कि आकाश गंगा जो है हमारे गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे जो है हमारे गैलेक्सी का जो एक पट्टी रात में दिखाई देती है, आकाश गंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मिल्की वे बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, जो भी बोल लीजिए आप। तो इसी का एक पट्टी है। आप देखिए ये जो है, इसमें अगर आप, ये बल्ज हो गया हमारा, इसमें अगर आप छोटा छोटा दे देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ मोटा मोटी, लेकिन इसमें आपको लाखों तारे एक पट्टी में दिखेंगे, कई लाख तारे हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तारे हो गए इस तरह से, इसमें लाखों लाख तारे हैं, ये बल्ज हो गया हमारा। अब देखिए ये मूव कैसे करता है, तो ये जो है ये बल्ज के तार चारों ओर इस ढंग से मूव करता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसे ये मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। हमारा जो सौर मंडल है वो इसके अंतिम पट्टी लास्ट में यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सौर मंडल है, इसमें सूर्य है और अभी जो मैंने फिगर बनाया था पृथ्वी के 8 ग्रह, उपग्रह, धूलकण, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब जो है यहाँ पे स्थित है। अब बल्ज से इसकी डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ से बल्ज से और हमारे सूर्य जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल, इसको अगर x माने तो इसकी डिस्टेंस लगभग, अगर फैक्ट ही याद करना चाहते हैं दोस्तों, मैं फैक्ट आपको इतना बता दूंगा जिसको याद करने में आप मतलब क्या बोलते हैं कि दिमाग पकने लगे। इसलिए मैं फैक्ट पे इतना नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो काम की चीज़ें है वही मैं बताऊँगा। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में जनरली ऐसे ही फिगर बना के इसको समझा दिया था। तो ये जो अगर हम इसको x मान लें तो x बराबर है, x बराबर 32,000 प्रकाश वर्ष। कितना है दोस्तों, अब एक प्रकाश वर्ष में आप मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो आप निकाल लीजिएगा कि कितना किलोमीटर हो रहा है। यानी कि x जो हमारा सौर मंडल है पृथ्वी से, बल्ज से, उसका डिस्टेंस कितना है, लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष। ये जो है ये जो गैलेक्सी है इस तरह से मूव कर रही है। अब ये सौर मंडल जो है इसका एक चक्कर, यानी गैलेक्सी यहाँ से काटकर यहाँ तक आती है, इसमें 25 करोड़ वर्ष के आसपास समय लगता है। कितना लगता है दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, मैं बताया था कि ये इस तरह से चक्कर काट रही है, ठीक है दोस्तों। किस तरह से चक्कर काट रही है, इस तरह से, ठीक है। वैसे इसका व्यास जो है दोस्तों मान लिया जाता है, ये भी एक फैक्ट ही है, इसका जो व्यास है, इस सौर मंडल का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष माना जाता है। कितना, 1 लाख प्रकाश वर्ष, इस बात को भी याद रखिएगा। अब इससे ज़्यादा और कोई इसमें जानने की फैक्ट ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना ही जान के रहिए, हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा फैक्ट आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना चीज़ें याद रखिए और हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं और मेरे साथ बने रहिए आप सब। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही है, हम लोगों का जो साथ है वो आपको पसंद आ रही होगी, और इसी तरह साथ बनाए रखिए दोस्तों। जल्दी हम लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे, अच्छा कुछ करने का। आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए, मुझे प्रेरणा दीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए ताकत बनता है कि मैं नए नए वीडियो बनाऊँ, आगे सिलेबस को कवर करते चलूँ। और अब इससे ज़्यादा क्या आपसे बोलूँ दोस्तों, आप बस मेरे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं जिसके थ्रू गाँव के सारे बच्चे जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे वो भी पढ़ सके, और आप समझ सकते हैं उनके भी सपने पूरे हो सके। तो आइए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही।
वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग रेगुलर हैं तो आप रेगुलर ही बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।